वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। यह है इस पॉडकास्ट का 4th एपिसोड और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, इन्फ्लेशन और उसका इफेक्ट ऑन एफएमसीजी कंपनीज, स्पेशली एचयूएल। तो एचयूएल ये कंपनी एफएमसीजी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तब एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है। तो इन कंपनीज पे इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कंपनीज बेसिकली जब भी कुछ बनाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है उनका रॉ मटेरियल। अभी एचयूएल जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके लिए दो मेन रॉ मटेरियल्स है, एक पाम ऑयल और एक क्रूड ऑयल। जैसा कि हमने देखा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो पिछले एक साल में बहुत ज्यादा बढ़े हैं, पाम ऑयल के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो इससे क्या होता है, तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज की वजह से उनके एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ गुड बढ़ जाते हैं और फिर जो कंपनी के मार्जिन है वो बहुत ही इम्पैक्ट कर जाते हैं। अगर हम इसको एक डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है। इन्फ्लेशन इज बेसिकली इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स। जो भी नॉर्मल गुड्स यहाँ पे हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी यूज करते हैं उनमें एक प्राइस इंक्रीज होता है। वो क्यों होता है? जैसे लास्ट 2 years से जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हर एक रिजर्व बैंक ने नोट्स का प्रिंटिंग स्टार्ट किया था, सबने इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया था टू ट्राई टू इंक्रीज द सप्लाई। एंड जब ये सप्लाई इंक्रीज होता है एंड डिमांड इज नॉट कैचिंग अप, तो होता है क्या कि अ लॉट ऑफ मनी इज चेजिंग अ फ्यू अमाउंट ऑफ गुड्स। यस। सो इसकी वजह से अभी जैसे जैसे हम आगे देखते गए कि इसके अलावा और भी चीजें हैं जिन्होंने इन्फ्लेशन पे कंट्रीब्यूट किया, जैसे सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। सो ऑल दीज फैक्टर्स have resulted in inflation being very high. In fact, very recently, US announced कि उनके यहाँ पे inflation is around 8.5%, which is a very high figure for a developed economy like US. Yes, और इंडिया में भी CPI का inflation 7% है, which is also very high. Very high. और correct. जैसे हमने देखा है कि काफी सारे रिजर्व बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स डाउन ही रखे हैं। अब जैसे लेट्स कंसीडर पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमीज पे इम्पैक्ट हुआ था, तो अभी कहाँ पे जब इकोनॉमीज ग्रो करना मतलब यानी रिकवर करना शुरू हुई है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर टेकिंग अ कंजर्वेटिव स्टांस कि अगर बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी दिए, ये जो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट ना हो जाए। करेक्ट। और जब हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो हम एफएमसीजी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है, अगर हम इसके बारे में बोले तो द रीजन इज कि नॉर्मली आप सोचोगे कि अगर इन्फ्लेशन है, अगर किसी कंपनी का रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गया है तो वो आसानी से अपने कस्टमर्स को ये प्राइस इंक्रीज पास ऑन कर देंगे एंड थिंग्स वोंट इम्पैक्ट देम सो मच। लेकिन जब हम एफएमसीजी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं देन दीज आर B2C कंपनीज। यहाँ पर प्राइस इंक्रीज बहुत नेगेटिवली देखा जा सकता है कस्टमर्स के द्वारा। सो ऑब्वियसली एफएमसीजी कंपनीज को अगर प्राइस इंक्रीज करना है देन दे हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट इट, क्योंकि उनके एक प्राइस इंक्रीज से जो डिमांड में डिक्रीज होगा वो काफी ज्यादा हो सकता है कई बार। यस, और कंपटीशन ही इतना टाइट है, मतलब यानी एचयूएल है, डाबर है, आईटीसी है, तो और अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से भी बहुत ज्यादा कंपटीशन। तो कोई भी मतलब लेट्स से 5 to 10% का जो प्राइस इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। करेक्ट। सो जब Q3 के रिजल्ट आए थे एचयूएल के दिसंबर में, तब ऑब्वियसली इन्फ्लेशन वाज अ बिग टॉकिंग पॉइंट। Q3 में जो डेवलपमेंट्स हुई, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया था। इनफैक्ट Q3 में जो कंपनी का कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट था मैनेजमेंट का, उसमें इन्फ्लेशन वर्ड हैज बीन मेंशन्ड 41 टाइम्स। तो बहुत सा मतलब मेजर अर्निंग्स कॉल जो था Q3 का वो इन्फ्लेशन के अराउंड ही था। अभी एचयूएल के बारे में अगर हम बात की जाए तो एचयूएल मेनली 3 सेगमेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स बेचता है। एक है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, जहाँ पे शेयर उनका वो रेवेन्यू को 40% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट जो 23% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है, और दूसरा है होम केयर जो 31% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है। अभी एचयूएल अगर देखा जाए तो 15 कैटेगरीज में ऑपरेट करती है और मोर देन 80% ऑफ कैटेगरीज में वो लीडर है। और उनके जो 14 ब्रांड्स कंपनी के ऐसे हैं जो मोर देन 1000 करोड़ का टर्नओवर लाते हैं। करेक्ट। सो अगर हम एचयूएल के ब्रांड्स के बारे में बात करें देन दीज आर सम वेरी वेरी वेल नोन नेम्स। जस्ट एक नाम अगर लेना हो तो ब्रुक बॉन्ड टी, लाइफ बॉय, डव, पॉन्ड्स, क्लिनिक प्लस, लैक्मे, क्लोजअप, ये सारे जो ब्रांड्स है ये एचयूएल कंपनी के ही है। सो दीज आर वेरी वेरी वेल नोन नेम्स इन द इंडस्ट्री। एफएमसीजी की अगर हम बात करें देन these are some of the biggest names that come to our mind. Yes, और इन्फ्लेशन के बारे में अगर बात की जाए तो Q3 में कंपनी ने स्पेसिफिकली अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये बताया था कि पिछले एक साल में उनके जो फ्राइट कॉस्ट है, मतलब ओशन के जो फ्राइट चार्जेस है वो 3 times बढ़े हैं। क्रूड ऑयल का इफेक्ट उन पे 1.8x हुआ है और पाम ऑयल के प्राइसेस 1.6x बढ़े हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन है अभी कंपनी को
इन्फ्लेशन के वजह से मतलब मार्जिन पे तो थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, बट एक ही चीज होता है जहाँ पे कंपनी को मार्जिन सस्टेन करने के लिए थोड़े प्राइस इंक्रीजेस करने पड़ते हैं, और वो भी बहुत ही कैलकुलेटिवली करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हो गए तो कंपटीशन मार्केट शेयर ले सकता है, या फिर प्राइस इंक्रीज बहुत कम हुआ तो मार्जिन कंपनी के इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो ये कंपनी का अगर हम मार्केट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप शायद सोचोगे कि अगर मैगी का प्राइस अगर 1 रुपए से बढ़ गया है तो मैं शायद मैगी खाना बंद नहीं करूंगा, लेकिन आप एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देख रहे हैं। अगर एक पॉपुलेशन 100 लोगों की है, then there will be at least some portion of the population that is going to feel the pinch of this increase in 1 rupee. Yes. Maybe they'll shift to say yippee noodles in that case. Yes. और हर एक कंपनी के लिए वॉल्यूम्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। तो जैसे इनके वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल किक इन होता है, और वहां से उनके रेवेन्यूज और मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना शुरू होती है। सो जो Q3 में कंपनी का परफॉर्मेंस था, उस पे मैनेजमेंट ने हमेशा इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हुए यही बताया कि उन्होंने मार्जिन सस्टेन करने के लिए क्या क्या किया है। इसमें एक मेजर स्टेप ये था कि उन्होंने कॉस्ट्स को रिड्यूस करने का ट्राई किया है। सो जो भी हर जगह पे उनके प्रोसेस में, हर एक प्रोडक्ट में, जहां कहीं भी अगर हो सके जो भी कॉस्ट अननेसेसरी लगे वो कॉस्ट रिड्यूस करने का ट्राई किया है, टू ट्राई एंड कीप द मार्जिन्स एट सिमिलर लेवल्स। यस, और बेसिकली कंपनीज को उनका मतलब एफएमसीजी कंपनीज एज दे केटर डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, उनका ब्रांड इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसी हिसाब से कंपनीज बहुत ज्यादा स्पेंड करती है अपने एडवर्टाइजिंग और सेल्स में। अभी कंपेयर किया जाए तो एचयूएल का एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू FY21 में 10.45% है, और उसके पीयर्स का जैसे डाबर का 8.2% है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का 8.9 और मारिको का 6.6% है। तो देखा जाए तो एचयूएल बहुत ज्यादा स्पेंड करता है अपने एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अपने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्पेंड्स के लिए। पर अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस का कंज्यूमर पे प्राइस ऑन करना है या फिर मार्जिन्स मेंटेन करने हैं, तो उन्हें दूसरे तरीकों मतलब दूसरे कॉस्ट थोड़े कम करने पड़ते हैं। वैसा ही Q3 में उनके एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स में हमें दिखा है। करेक्ट। सो अगर हम एचयूएल का Q3 का जो लास्ट रिजल्ट आया था उनका Q3 का, वो देखें तो मार्जिन्स ज्यादा डिक्रीज नहीं हुए, इनफैक्ट थोड़े इंक्रीज ही हुए। सो इसका एक ऑफसेटिंग इफेक्ट हमें दिखता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे। सो Q3 FY21 में कंपनी ने अराउंड 12% ऑफ इट्स रेवेन्यू स्पेंड किया था एडवर्टाइजिंग कॉस्ट्स पे, बट ये परसेंटेज इन Q3 FY22 वाज डाउन टू 9%, 3% से 3% का डिफरेंस हो गया। सो ऑब्वियसली जो कॉस्ट में इंक्रीज उनको वहां पे दिख रहा था वो उन्होंने ऑफसेट कर दिया बाय स्पेंडिंग लेस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स। सो दिस इज हाउ मोस्ट एफएमसीजी कंपनीज विल ट्राई टू डू। अगर उनके जो एसेंशियल चीजें हैं उनके कॉस्ट अगर बढ़ने लगे, देन दे विल हैव टू कवर दोज अप समवेयर एल्स। यस, और अगर प्राइसिंग की देखा जाए तो प्राइसिंग बहुत ही डेलिकेट मैटर रहता है एक एफएमसीजी कंपनी के लिए। जो सीईओ फैक्ट्री बुक है, जो मोस्टली एचयूएल के मैनेजमेंट के बारे में कवर करती है, वहां पे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई है। 2006 से 2008 में पाम ऑयल के क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़े थे, तो कंपनी ने ये देखा कि अपने मार्जिन मेंटेन करने के लिए उन्होंने जैसे कॉस्ट बढ़ रहे थे, यानी कि पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, वैसे ही अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए। तभी इससे क्या हुआ कि उनका जो वॉल्यूम था वो कम हो गया। जो उनके कंपटीशन थे उन्होंने बहुत ही स्लोली प्राइस हाइक लिया, तो इसके वजह से क्या हुआ, एचयूएल का जो मार्केट शेयर था वो उसके कॉम्पिटिटर्स ने ले लिया। अगर मार्केट शेयर गया तो कंपनीज का वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, और जैसे कि हमने देखा कि वॉल्यूम इज अ मेजर थिंग फॉर एफएमसीजी कंपनीज टू मेंटेन इट्स मार्जिन। तो एचयूएल ने क्या किया कि अगर उन्हें लगा कि पाम ऑयल के प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, तो दे बॉट अ लॉट ऑफ पाम ऑयल इन देयर इन्वेंट्री जस्ट टू थिंक कि अगर ये प्राइसेस बढ़ गए तो हमारे पास एक लो कॉस्ट सेलेक्ट कम प्राइस पे पाम ऑयल रहेगा। पर अगले 2 साल में ऐसा हुआ कि पाम ऑयल के जो प्राइसेस थे वो $1,240 से सीधा $500 गिर गए। सो मोर देन हाफ पाम ऑयल के प्राइसेस हुए। तो अभी एचयूएल के साथ प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि उनके पास एक हायर प्राइस पे पाम ऑयल की इन्वेंट्री थी, तो व्हेन द कंपटीशन स्टार्टेड टू लोअर द प्राइस, एचयूएल कांट, क्योंकि उसकी वजह से उनके लॉसेस होना, मतलब नॉट लॉसेस बट उनका मार्जिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता था। बट जैसा कंपनी देख रही थी कि उनके जो प्राइस कंपटीटर्स थे, दे वर डिक्रीजिंग देयर प्राइसेस स्लोली, बट उनके मार्जिन्स बहुत अच्छे हो रहे थे।
फिर HUL ने ये देखा कि अपना तो वॉल्यूम गिर रहा है, इवन दो दे टुक सम लिटिल प्राइस डिक्रीजेस, उनके वॉल्यूम हैम्पर हो रहे थे, तो कंपनी ने ये किया कि उन्होंने एक साथ ही पूरा प्राइस डिक्रीज कर दिया। अभी हम अगर देखें तो एक साथ पूरा प्राइस डिक्रीज किया तो दैट वुड बी अ गुड थिंग, बट प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो कॉस्ट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है, मतलब तुमने जो प्राइस में हमें बेचा है वो बहुत ज्यादा है, और वैसे भी तुमने अभी नए प्रोडक्ट्स के प्राइस कर दिए। तो द शॉपकीपर्स के पास जो इन्वेंट्री थी विच इट वाज एट बॉट एट वेरी हाई प्राइस एंड दे गॉट स्टक इन इट। सो पूरा मेस सॉल्व करने के लिए ऑलमोस्ट 1 साल लगा था कंपनी। दिस वाज अ क्लासिक केस ऑफ, हम कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला होना, वैसा हो गया, क्योंकि HUL ने यहाँ पर मार्केट शेयर भी लूज कर दिया एंड दे वर स्टक विद इन्वेंटरी दैट वाज एट अ हायर कॉस्ट। सो दोनों तरीके से HUL ने वहां पर मार खाया था। सो दीज आर सम ऑफ द इंसिडेंसेस जहां से कंपनी की मैनेजमेंट इवॉल्व होती है इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कैसा है और जो अनसर्टन फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी में उनको हम कैसे टाइड करें, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कंपनी की मैनेजमेंट को इन दिस केस HUL को बहुत अच्छे से समझ में आई थी। सो ऑब्वियसली ये एक टेम्पररी ब्लिप कंपनी में हुआ था ड्यूरिंग दोज टाइम्स, एंड हम कह सकते हैं कि आगे चलते हुए दे माइट हैव लर्नड फ्रॉम इट अ लॉट। उनको बहुत चीजें समझ में आई होगी कि ये मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है टू प्राइस इंक्रीज, और कौन सी चीजें बहुत सेंसिटिव होती है, कौन सी कम सेंसिटिव होती है, कब हमें मार्केट शेयर पे ज्यादा ध्यान देना है, कब मार्जिन्स पे ज्यादा ध्यान देना है। All these things are extremely important for the management of a FMCG company to understand. Yes, और HUL के margins इतने ज्यादा है कि even if they take a little bit of let's say कि थोड़ा hit भी ले लिया margins में, but they won't they'll keep their market share. तो लेट्स से अगर मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास मेरे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और मार्जिन्स मेंटेन करने के लिए मैं प्राइसेस बढ़ा रहा हूँ। रॉ मटेरियल प्राइसेस अगले 1, 2 या 3 क्वार्टर में कम तो हो ही जाएंगे, बट मैंने जो मार्केट शेयर लूज किया है वो गेन करने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए कोई कंपनीज मार्जिन्स पे इम्पैक्ट ले लेती है जस्ट टू रिटेन देयर मार्केट शेयर। करेक्ट। सो ये जो एक इंसिडेंट था 2006 to 8 में, इससे हमें बहुत सारी कुछ लर्निंग समझ में आई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉस्ट इंक्रीज होता है आपका एज एन FMCG कंपनी, देन डोंट पास इट ऑन क्विकली। आपको एक स्टेप वाइज धीरे धीरे इन चीजों को पास ऑन करना चाहिए, बिकॉज अगर आप कोई कॉस्ट तुरंत बढ़ा दोगे तो आपको मार्केट शेयर में कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यस, और वॉल्यूम भी लूज होंगे, उसके वजह से अल्टीमेटली मार्जिन्स तो इम्पैक्ट होने ही है। तो मतलब जिसके वजह से प्राइस इंक्रीज किया था वो प्राइस इंक्रीज किया भी तो भी लूज होने ही वाला है। करेक्ट। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट लर्निंग वाज कि आप किसी भी कमोडिटी को ओवर स्टॉक मत कीजिए। यू हैव टू कीप the stocking at reasonable levels, क्योंकि अगर लाइक कंपनी को भी पता नहीं है कि आगे चलते हुए प्राइसेस कैसे होने वाले हैं उनके इनपुट्स के। अगर प्राइस अचानक से बहुत गिर जाता है देन यू विल बी स्टक विद अ कमोडिटी दैट यू हैव प्रोक्योर्ड एट अ वेरी हाई कॉस्ट। सो ओवर स्टॉक करना भी सही बात नहीं है। आपको एक डायनामिक अप्रोच रखना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, and you have to proceed very carefully in such times. और जब ये भी पता चलता है कि जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिरते हैं तो वन शॉट में ही प्राइसेस प्रोडक्ट्स के कम करने चाहिए, या फिर नहीं तो जैसा मंदार कहता है कि पाइपलाइन चोक हो सकती है बाय द इन्वेंट्री व्हिच इज बॉट एट अ हायर प्राइस। एग्जैक्टली। सो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग था यहाँ से। अगर हम बड़े FMCG कंपनीज की बात करें, then HUL के point of view से they can sacrifice a bit of margins in some of the quarters in order to retain market share, because market share अगर एक बार चला गया then that's sort of a permanent deterioration in the market of the company. Margins अगर किसी क्वार्टर में कम हो गए तो शायद अगले क्वार्टर में बढ़ जाएंगे। So margins में एक जो इफेक्ट होता है that can be said to be temporary in some cases, but market share lose करना एक बहुत permanent damage cause कर सकती है कंपनी के लिए। And FMCG तो काफी competitive space है already. So अगर किसी ने स्विच कर लिया then that might have a very huge impact on HUL. Yes. और अगर देखा जाए तो बिजनेस पे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है, मार्जिन ही इतने हेल्दी है बिजनेस के क्या कि वो थोड़ा इम्पैक्ट ले सकते हैं, एंड द बिजनेस कैन डू गुड बाय रिटेनिंग इट्स मार्केट शेयर एंड आल्सो इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू। मेन पॉइंट HUL पे तब आती है जब उनका स्टॉक प्राइस एक नेगेटिव रिटर्न देता है, जैसे कि हमने देखा है कि HUL अपने ऑल टाइम हाई से 25% डाउन है और पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 13% डाउन। करेक्ट। अगर हम वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब HUL की बात करें, नाउ वी कम टू द इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस। सो HUL वाज ट्रेडिंग एट अ P रेशियो ऑफ अराउंड इवन मोर देन 80 ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। सो यहाँ से
in the last 1 year, the stock price of HUL has given a return of -13%, -14%, somewhere around that range. The business is very good. लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? Because हमको एज एन इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करना है तब वैल्यूएशंस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. बाय एट एनी प्राइस का जो नोशन है वो हर बार वर्क नहीं करता है, स्पेशली जब मार्केट एक चैलेंजिंग फेज से जा रहा है जहाँ पर इनपुट कॉस्ट ज्यादा है. सो जो भी चीजें हैं दैट कुड गो रॉन्ग, उसका इफेक्ट बहुत एम्पलीफाई हो जाता है जब आप किसी भी कंपनी को एक हायर वैल्यूएशन पे लेते हो. यस, और जो PE ऑफ 80 शोज दैट द कंपनी कैन, उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो अपने अर्निंग्स बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे. बट अभी जैसा दिख सकता है कि मार्जिन्स, मतलब जो राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस है हैव स्टार्टेड टू इम्पैक्ट देयर मार्जिन्स अ लिटिल बिट. तो जितना स्ट्रॉन्ग उनका अर्निंग ग्रोथ दिख रहा था वो थोड़ा नॉट वीक बट थोड़ा दिख रहा है कि उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं जितना एक्सपेक्टेड था. इसलिए उनका PE थोड़ा कम हो गया है और इसी वजह से स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे है. सो दैट्स व्हाट वी सी कि जब भी एक कंपनी, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल माइट आर्ग्यू कि ये सारे जो फैक्टर्स थे ये काफी एक्सटर्नल थे. इन्फ्लेशन, नोबडी न्यू कि इन्फ्लेशन शायद बढ़ जाएगा, नोबडी न्यू कि रशिया यूक्रेन पे वॉर कर देगा. बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऐसी चीजों का असर सबसे ज्यादा उन कंपनी से पड़ता है जिनके वैल्यूएशंस ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हो. क्योंकि यहाँ पर आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है. देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स दैट यू कैन गो रॉन्ग ऑन, और जो चीजें सही नहीं जाती उसका इफेक्ट शेयर प्राइस पे बहुत ज्यादा पड़ जाता है. बट अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे जिन्होंने 100 PE पे बाय किया है, दे वुड से कि हमें तो पता नहीं था कि रशिया यूक्रेन का वॉर होगा और ग्लोबली जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. बट रिस्क वही होता है जो अपन कंसिडर नहीं करते. द थिंग विच इज नॉट कंसिडर एंड स्टिल अफेक्ट्स अस इज लिटरली कॉल्ड एज रिस्क. Now I know Pratik as a very, very astute value investor. So I would really like to ask him कि looking at the current valuations of HUL, at what valuations would you feel comfortable to buy a business like HUL? For a person like me, जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ, तो I don't think कि there should be, मतलब बिजनेस तो उनका है ही अच्छा, but at buying at a stock, मतलब if you buy a stock at a high PE, you have to wait for a very long time to see some returns. कभी-कभी ऐसा होता है कि most of the high PE stocks, when their expectations are not met, go into a time correction. वैसे ही HUL 2001 से लेके 2008 में टाइम करेक्शन में ही था. तो ऐसा हो भी सकता है कि HUL can go in time correction, और ऐसा नहीं भी हो सकता है. But buying the stock at a higher valuation leads to more risk. Exactly. और कभी-कभी आप कोई अच्छे बिजनेस को लेते हो, भले बिजनेस काफी अच्छा है, बट because you have taken it at a higher valuation, और अगर वहां से अगर कोई मेजर करेक्शन आ जाए, then just to recover that portion of your investment, it takes a long time. So this is what we have to learn from what has happened with the stock of HUL in the last few months, few years, कि valuations को ध्यान में रखना बहुत important है. अगर हो सके तो आप एक ही टाइम पे सारा कैपिटल आपका इस शेयर में एलोकेट मत कीजिए. आप एक स्टैगर्ड अप्रोच रखिए, एंड दैट कैन हेल्प यू मिटिगेट अ रिस्क बाय अ लॉन्ग वे. उससे ये भी हो सकता है कि आप वो स्टॉक का जो प्राइसेस है वो टाइमिंग का आप टेंशन ना ले सकेंगे. जैसे भी आप ओवर द लेट्स से 1 ईयर और 2 ईयर स्टॉक में जैसे जैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आई बिलीव कि इट वुड बी अ गुड एलोकेशन इन योर पोर्टफोलियो. ऑन दैट नोट वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट ऑफ एपिसोड 4. आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कीप वॉचिंग यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी. थैंक यू.